morning students, welcome all of you to my channel MVIC Maths and Physics. Today in this lecture I will teach you numerical solutions of lesson number 7 and your first question is question number 48. आज आपका पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। ये है दो लंबे सीधे तार परस्पर 75 सेंटीमीटर की दूरी पर है। इनमें 5 एम्पीयर की धारा समान दिशा में प्रवाहित हो रही है। देखिए दो तार में इनके बीच की दूरी r इक्वल टू 75 सेंटीमीटर 75 सेंटीमीटर है। ये हो जाएगी कितनी 0.75 मीटर हो जाएगी। और इनमें जो धारा है I1 भी 5 एम्पियर है और I2 भी 5 एम्पियर है, क्योंकि लिखा है इनमें, है ना, दोनों में सेम हो जाएगी। इनमें 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। एक ही दिशा में भी है, दिशा भी सेम मैंने बनाया है। एक तार में धारा के कारण दूसरे तार पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए। देखिए कहा है एक के कारण दूसरे पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए। P है, ये Q है, तो इसके कारण हम यहाँ पर A बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करें। पहला क्वेश्चन यह है, चाहे उसके कारण इस पर ज्ञात करें चाहे इसके कारण उस पर, मान बराबर आएगा। क्यों? क्योंकि करंट बराबर है और दूरी भी बराबर है। ठीक, पहला पार्ट ये हो गया। दूसरे तार की 3 मीटर लंबाई पर लगने वाले बल का मान ज्ञात कीजिए। दो सूत्र यूज होंगे। देखिए पहला तार ये है, इसके कारण यहाँ पर ज्ञात कर रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा। तार P के कारण बिंदु B पर नहीं A पर चुंबकीय क्षेत्र, ये B तो चुंबकीय क्षेत्र का साइन बनाया है। तो चुंबकीय क्षेत्र किस फार्मूले से निकालोगे? μ0/2π, जिसका मान होता है ये I/R। तो I कौन सी लोगे? I1, यहाँ की I1, ये है I2। I1 इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। 2 × 10⁻⁻7 I1 कितना हो गया? 5 एम्पियर। और R का मान क्या है? 75 सेंटीमीटर, तो 0.75 ये मीटर हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए। ये मल्टीप्लाई करोगे 10 हो जाएगा। 10 होगा तो यहाँ 10 की पावर हो जाएगी -6। ये 10 हो गया तो एक पावर कम हो गई। और यहाँ से 75 है, 10 में हटाओगे तो ऊपर कितना आ जाएगा? 100 आएगा ना। 25 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 4/3 इंटू 10 की पावर -6। ये हो जाएगा 3 × 3, 3 × 3 = 9, 3 × 3 = 9, यही आता जाएगा ना, इंटू 10 की पावर -6 टेस्ला। तो ये हो गया एक के कारण दूसरे पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। अब ये कहा है कि दूसरे तार की 3 मीटर लंबाई पर लगने वाला बल, तो बल इनके बीच ज्ञात करें, चाहे इसके कारण इस पर चाहे इसके कारण इस पर ज्ञात करें। वही फार्मूला लगा दोगे, F = μ0/2π I1 I2/R। ये फार्मूला होता है। जब लंबाई एकांक कहते हैं तो L का मान 1 रखते हैं। यहाँ कहा है 3 मीटर लंबाई पर, तो इसका मतलब L का मान यहाँ पर हमको 3 रखना पड़ेगा। ठीक, तो 3 मीटर लंबाई के लिए L यहाँ लिखना पड़ेगा, अदरवाइज L यहाँ ले आते हैं और L का मान हम 1 रख देते हैं जब एकांक लंबाई कहा जाता है। तो इसका मान क्या होता है? 2 × 10 की पावर -7। I1 भी 5 है, I2 भी 5 है, और R का मान कितना है? 0.75। ये पूरा मान हो गया μ0/2π का। और L की वैल्यू कितनी है? 3 मीटर। ठीक, ये अब सॉल्व कर लीजिए। ये कितना आ रहा? ये 25 होगा। 25 से इसको भाग करोगे 0.03 आ जाएगा। समझ पाए क्या? ये अगर हम डेसिमल हटा दें तो यहाँ 100 हो जाएगा ना, 100 हो गया। अब 3 से इसको डिवाइड कर देंगे, ये बचेगा। ठीक, F = कितना बच रहा है? 2 × 10 की पावर, ये इसमें ऐड होगी 100 तो बचेगी -5। इतने न्यूटन ये आंसर हो गया। ठीक, दिशा बताना था, किसी में दिशा नहीं बताना था। ये 2016 में पूछा गया, बहुत ही इजी। क्वेश्चन नंबर 49 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेशन नहीं है ज्यादा इसमें। देखिए दो समांतर धारावाही तारों के मध्य में चुंबकीय क्षेत्र का मान B है। देखिए दो समांतर धारावाही चालक तार हो गए। इसमें एक में करंट जा रहा है I, तो दूसरे में जा रहा है 2I। अर्थात ये अगर I2 = 2I मानते हो तो ये क्या है? I1 है। ठीक, और इसके मध्य में चुंबकीय क्षेत्र, मध्य का मतलब हुआ जितनी दूरी इधर से अगर आप R ले रहे हैं तो इधर से भी दूरी R हो गई, और ये मिड पॉइंट हो गया P। यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या है? B है। ये बता रखा है इस पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र का मान B है। यदि
धारा आई वाले तार में धारा का मान शून्य कर दिया जाए, यदि इसमें धारा का मान शून्य कर दिया जाए तब चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा। पहले देखिए धाराओं की दिशा क्या थी, लिखा है जबकि तारों में क्रमशः I1 और 2I1 धाराएं बह रही हैं और वैद्युत धारा की दिशा यहाँ पर सेम है, जब लिखा नहीं है तो सेम है, ठीक है। तो सबसे पहले आप B पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करिए, जब इसमें I है और इसमें 2I है तो दोनों के कारण ज्ञात करोगे, इसके कारण भी यहाँ पर ज्ञात करोगे, इसके कारण भी यहाँ पर ज्ञात करोगे। तो तार P के कारण PQ इसको भी माना, चलो इसको AB कर दो। तार A के कारण कहां पर, P पर चुंबकीय क्षेत्र, इसको हम B1 अगर कहें तो हो जाएगा μ0/2 पाई और I/R, यही मान रहेगा, कोई मान नहीं रखना है। I करंट दिया हुआ है और R हमने डिस्टेंस माना है यहाँ पर, ठीक। तो इसकी दिशा किधर की ओर होगी, देखो ऐसे, इसकी दिशा किधर होगी, अंदर की ओर, अंदर की ओर हो गई। अब B के कारण देखो P पर कितनी होगी, तार B के कारण P पर चुंबकीय क्षेत्र, इसको हम B2 मान लें तो ये कितना हो जाएगा μ0/2 पाई, I की जगह कितना 2I। अब इसका करंट लेंगे और डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, R हो जाएगी। अब इसकी दिशा जरा देखो, आप कौन सा रूल लगाएंगे, ये यहाँ पर उंगलियां ना चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, उठा ऊपर तो ये क्या हो जाएगी, बाहर की ओर हो जाएगी, बाहर की ओर। तो एक अंदर की ओर है, एक चुंबकीय क्षेत्र बाहर की ओर है, तो इस समय P पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र कैसे निकलेगा, अतः P पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र अगर निकालना इस समय, और है यहाँ पर कितना B है, तो B बराबर कैसे निकलेगा, B निकलेगा अधिक से कम वाले को घटाना पड़ेगा, तो अधिक कौन है यहाँ पर B2, तो यहाँ पर करना पड़ेगा B2 माइनस B1, और ये B दे रखा है कि चुंबकीय क्षेत्र B है वहां पर, तो B2 हो गया, यहाँ पर 2 आगे लिख लो, μ0/2 पाई I/R, ये 2 हमने आगे लिख लिया, माइनस μ0/2 पाई I/R, B इक्वल टू आ जाएगा, केवल बचेगा μ0/2 पाई I/R। देखो ये डबल लिखा था, इसमें से सब्ट्रैक्ट हुआ, फिर इतना बच जाएगा। ये इक्वेशन पहले हो गई कि पहले चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर कितना है, B है, ठीक। इसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, उसमें जब आप कहे हैं I 0 हो जाए तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा। अब I का मान मैंने 0 जब कर दिया तो यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र निकलेगा वो केवल इसके कारण रह जाएगा ना, तो लिखेंगे I 0 कर देने पर I का मान 0 कर देने पर, 0 कर देने पर P पर सर I1 होगा, I1 का मान I ही तो है, I1 का मान I तो है, क्वेश्चन में कहा I का मान 0 कर देने पर, तो I का मान अगर हम 0 कर देंगे तो इसके कारण यहाँ कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं होगा, केवल इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र होगा, B के कारण चुंबकीय क्षेत्र बचेगा। 0 कर देने पर P पर चुंबकीय क्षेत्र जो बचेगा, अब इसको हम B डैश अगर लिख लें तो ये अब होगा μ0/2 पाई और 2I/R। आपके लिए इतना ही चुंबकीय क्षेत्र बचेगा इसके कारण, समझ रहे हैं, इसके कारण जो होगा वो यहाँ पर बचेगा। यही लास्ट वाला क्वेश्चन है, ये कोई क्वेश्चन नहीं था, ये तो हमको जरूरत पड़ी है इसलिए क्योंकि R हमने अपनी तरफ से माना है, R के फॉर्म में आंसर नहीं देना है, आंसर आपको इस फॉर्म में देना है कि अगर पहले B था तो अब कितना हो जाएगा, इस फॉर्म में आंसर देना है। तो पहले यहाँ पर B निकला था, B का मान ये आया था, अब इसमें 0 कर दिया तो केवल इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र निकाला जो कि ये आया है। अब हम यहाँ पर देखें B डैश बराबर लिख सकते हैं 2 μ0/2 पाई I/R लिख सकते हैं, इस 2 को आगे, और इस पूरे की जगह हम लिख सकते हैं B का मान क्या है, इस पूरे का मान क्या है B, यहाँ पर B लिख लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, जो B डैश होगा वो 2B होगा, अर्थात पहले का 2 गुना हो जाएगा। जब एक में चुंबकीय क्षेत्र इसमें 0 कर दोगे, वैद्युत धारा 0 कर दोगे तो जो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र हुआ वो क्या हो गया, 2 गुना। अब 2 गुना क्यों हो गया, धारा तो एक के कारण उत्पन्न भी नहीं हुआ फिर भी 2 गुना हो गया, इसलिए क्योंकि जब इसके कारण उत्पन्न ही हुआ इसी के कारण तो चुंबकीय क्षेत्र पहले कम पड़ रहा था। देखो B1 चूंकि था ना तो B2 से B1 को घटा दिया गया था, इसलिए चुंबकीय क्षेत्र पहले कम पड़ गया था। आज जब इसमें धारा ही नहीं है, इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र ही नहीं, तो टोटल चुंबकीय क्षेत्र इसके कारण हुआ जो कि पहले से ही अधिक था,
पहले सोच रहे होगे दोनों में तार था, दोनों में करंट था, तब कम निकला था चुंबकीय क्षेत्र, और अब तो एक में ही करंट है, तो फिर ज्यादा कैसे आ गया, दोगुना कैसे हो गया पहले का। तो इसलिए दोगुना हो गया क्योंकि दिशा पर डिपेंड करता है ना, पहले दोनों में, पहले एक में से दूसरा घट गया था, इसने जो था इसको कम कर दिया था, इस वजह से पहले बी ही था और बाद में जब इसको शून्य कर दिया तो दूसरा वाला 2 भी आ गया, उसको दोगुना हो गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत। नाउ क्वेश्चन नंबर 50। यहाँ पर दिया है दो सीधे समांतर तार है और इनमें जो करंट है उसकी डायरेक्शन अपोजिट है। देखो एक में ये I1 का मान है 1 एम्पियर और I2 जो है इसके अपोजिट डायरेक्शन में है 3 एम्पियर, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है ये, जिसको आप R कहते हैं, ये है कितनी, 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर है, मीटर में लिखोगे तो 2 × 10⁻⁻2 मीटर हो जाएगी ये। अब इसके बीच में यहाँ पर कोई प्रोटॉन, ठीक बीच में, अर्थात इधर से भी R/2 हो जाएगी डिस्टेंस, इधर से भी R/2 हो जाएगी। यहाँ पर कोई एक प्रोटॉन है जो कि गतिमान है इधर की ओर 10⁶ मीटर प्रति सेकेंड से, इसका वेग दिया हुआ है ठीक बीच में। तो इस पर लगने वाला बल आपको ज्ञात करना है। तो इस पर लगने वाला बल आप तब ज्ञात कर पाएंगे जब यहाँ पर पहले चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करें कितना है। यहाँ पर पहले मैग्नेटिक फील्ड निकाल लीजिए कि इस बिंदु पर जहां पर बीच में, बिल्कुल ठीक बीच में यहाँ पर जो है प्रोटॉन, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र कितना है, बी। फिर फार्मूला लगा दोगे QVB, ठीक है, QVB, और Q प्रोटॉन का तो जानते हो चार्ज कितना होता है। तो सबसे पहले हम जहां पर प्रोटॉन है यहाँ पर P जो लिखा हुआ है, इस बिंदु P पर क्या करें, चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करें। बिंदु P पर इनको मान ले रहे हैं A और B। P पर तार A के कारण चुंबकीय क्षेत्र V1 = फार्मूला तो वही बार बार लग रहा, आप जानते हैं, I/R। I का मान क्या है 1 और R कितना हो जाएगा, R/2 आधा हो जाएगा। यहाँ पर 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर था, तो इधर से ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 1 सेंटीमीटर, अर्थात 1 × 10⁻2 मीटर, और यही डिस्टेंस इधर भी हो जाएगी। ये बात समझ पा रहे हैं, टोटल 2 सेंटीमीटर थी। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं कितना, फार्मूला एक बार लिख दें, फार्मूला सब लोग जानते हो, V1 = 2 × 10⁻7, I का मान 1 और यहाँ पर है 10⁻2 ओनली, यही तो है ना। तो अब V1 आपका जो आ जाएगा 2 × 10⁻, ये ऊपर जाएगी प्लस हो जाएगी -5, इतने टेस्ला। दिशा किधर की ओर आएगी इसकी, आप ये रूल लगाएंगे ना, अंदर की ओर। बिना दिशा के कुछ नहीं पता चलेगा। हो सकता है चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन ऐसी आ जाए कि वो वेग की दिशा में, तो बल शून्य हो जाएगा। तो दिशा आपको जरूर यहाँ ज्ञात करना पड़ेगा। बिंदु P पर तार B के कारण चुंबकीय क्षेत्र, देखिए वो जो फार्मूला आपने अभी लिखा था F = μ0/4 2πI1I2/R, वो किसी आवेश पर लगने वाले बल के कारण नहीं था, वो था कि तारों के बीच एक दूसरे तार पर कितना बल लगेगा। तो यहाँ वो चीज नहीं है, यहाँ पर क्या है, एक कोई आवेश रखा है, उस पर बल ज्ञात करने को कहा है। यहाँ 2 प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, एक तो होता है कि इन तारों के बीच कितना बल लगेगा, अट्रैक्शन और रिपल्सन, तो वो तो आप उसी से निकाल लोगे, अभी जो फार्मूला बताए हैं, ठीक है। और जब कोई आवेश है वहां पर, उस पर लगने वाला बल, तो पहले आपको वहां पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना पड़ेगा, तब हम F = QEB फार्मूला लगाएंगे। यहाँ पर V2 क्या हो जाएगा, μ0/2π की वैल्यू ये हो गई, I की वैल्यू कितनी 3, और R उधर से भी दूरी कितनी हो जाएगी, आधी दूरी लेना है ना, मिड में या ये है, तो इधर से जितनी है उतनी दूरी उधर से भी हो जाएगी। तो ये आपका आ गया 6 × 10⁻5 टेस्ला। इसकी डायरेक्शन बताओ, देखो करंट नीचे की ओर इसमें है, ऐसे नीचे, तो यहाँ पर जब रूल लगाएंगे तो ये भी अंदर की ओर हो जाएगा, अंदर की ओर। दोनों के कारण अंदर की ओर चुंबकीय क्षेत्र आया है, तो P पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र कितना हो जाएगा, ऐड कर लीजिए दोनों को। P पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र B बराबर, दोनों को ऐड करेंगे, यहाँ पर देखो 2 है, यहाँ पर 6 है, कितना आ जाएगा टोटल, B1 + B2 बराबर हो जाएगा 8 × 10⁻5। समझ जाएंगे, दोनों को जोड़ दिया।
अब इतने टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र हो गया जिसकी डायरेक्शन है अंदर की ओर, और ये गतिमान किधर की ओर है, ऊपर की ओर, प्रोटॉन। तो इस पर लगने वाला बल हमको ज्ञात करना है। पहले बल की डायरेक्शन चलो बाद में देखेंगे। अतः प्रोटॉन पर बल F बराबर क्यू वी बी साइन 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि देखिए चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर है, गतिमान है ये ऊपर की ओर, दोनों के बीच एंगल कितना 90 डिग्री। तो 90 डिग्री का मान हो गया यहाँ पर 1। क्यू प्रोटॉन का आवेश कितना होता है जानते हैं, इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, उसमें नेगेटिव होता है। वी दिया हुआ है 10 की पावर 6 है, प्लस की है माइनस है, प्लस है। और बी का मान ये देखो आपने निकाला है 8 × 10 की पावर -5, ये कितना आ जाएगा 8 × 48, हासिल हुआ 4 4 12, ये इतना आएगा। यहाँ पर डेसिमल लगेगा, पावर काउंट करिए, ये प्लस की 1 बची, माइनस की 18 हो जाएगी। देखो इसको सॉल्व किया, प्लस की 1 बची, प्लस की 1 इसमें ऐड होगी तो माइनस का 18 बची। अब डेसिमल अगर यहाँ पर ले आए 1.28 कर लें तो एक पावर और इसमें प्लस हो जाएगी, तो बचेगी 10 की पावर -17, इतने न्यूटन। अब इसकी डायरेक्शन किधर होगी, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लगाएंगे, चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर, ठीक। और जिधर धन आवेश गतिमान है उधर ही आप माध्यमा को कर सकते हैं। धन आवेश जिधर चल रहा है करंट उधर ही चलेगा। तो ये प्रोटॉन कैसा होता है, धन आवेशित कण होता है। तो ऊपर की ओर चल रहा है तो मैंने माध्यमा को ऊपर कर दिया, चुंबकीय क्षेत्र की ओर तर्जनी कर दिया, तो उठा रहा है बाएं तार की ओर, तार ए की ओर। तो ये बल जो लगेगा बाएं तरफ जो तार है अर्थात तार ए की ओर कह सकते हैं या बाईं ओर कह सकते हैं, बल की डायरेक्शन होगी बाईं ओर। ये आपका क्वेश्चन होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 51, बस पढ़ के देख लीजिए, हो जाएगा। दो लंबे समांतर तार परस्पर 3 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ये क्या है r, 3 सेंटीमीटर। r इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 × 10⁻² मीटर। मीटर में आपको वैल्यू रखना है। और इसमें क्रमशः 2 एम्पियर और 3 एम्पियर करंट है। I1 इक्वल टू 2 एम्पियर एंड I2 इक्वल टू 3 एम्पियर। ये करंट दे रखा है, प्रवाहित हो रही। तो प्रत्येक तार द्वारा दूसरे तार की प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाला बल, लंबाई 1 मीटर कह दिया है, L इक्वल टू 1 मीटर। तो F इक्वल टू यही फार्मूला लगा दीजिए, μ0/2 पाई I1 I2 अपान R। L का मान क्या हो गया 1 हो गया। रख करके कैलकुलेट कर लेंगे ना, बस वैल्यू रख के कैलकुलेट कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिटा दें इसको। क्वेश्चन नंबर 52 नंबर है। दो समांतर तार जिनमें प्रत्येक की लंबाई 0.5 मीटर है, परस्पर 1 मीटर की दूरी पर स्थित है। प्रत्येक तार में 1 एम्पियर की धारा है। देखिए प्रत्येक में जो करंट है वो 1 एम्पियर है, 1 एम्पियर यहाँ पर 1, और दूसरे में भी 1 एम्पियर है, I2 बराबर 1 एम्पियर। इनके बीच की जो दूरी है r वो भी 1 मीटर दे रखा है ये, और लंबाई L कितना लेना है 0.5 मीटर, ये L दे रखा है यहाँ पर। हाँ, ये प्रत्येक तार में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही, तो उनके बीच कितना बल लगेगा। तो पहले यहाँ पर आपको बल याद करना है। F इक्वल टू, तो क्या होगा μ0/2 पाई I1 I2 अपान R, और यहाँ पर रखते हैं L का मान। इसका मान हो जाएगा 2 × 10⁻⁷। I1 का मान 1, I2 का मान भी 1, और L का मान 0.5। R कितना है 1 मीटर है, 1 मीटर लिखा है ना। हाँ, तो आपका ये कैलकुलेशन हो गया कितना, इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 10, अर्थात ये बचेगा। आप समझ पा रहे हैं, एक अंक बाद दशमलव भी तो लगना था। तो F पहले आ गया 1 × 10⁻⁷ न्यूटन, ये हो गया। अब इसमें दूसरी कंडीशन देखो क्या है। दूसरी कंडीशन है कि यदि प्रत्येक तार में धारा का मान 2 गुना, यदि हम I1 और I2 का मान क्या कर दें 2 एम्पियर कर दें, 2 एम्पियर कर दें, 2 गुना कर दें, उनके बीच की दूरी आधी कर दें, तब बल कितना लगेगा। तो यहाँ पर देखिए, यदि I1 बराबर I2 बराबर 2 एम्पियर, अर्थात धारा कितनी कर दिया मैंने 2 गुनी कर दिया, तथा R बराबर 1/2 मीटर,
आधी कर दी जाए, पहले 1 मीटर थी, आधी कर दी जाए, तो फिर बल कितना लगेगा? तो देख लीजिए F इक्वल टू कितना लगेगा? 2 इंटू 10⁻⁷ I1 का मान 2, I2 का मान 2, और लंबाई उतनी ही है, लंबाई के बारे में कुछ नहीं कहा गया है, तो बल कितना लगेगा? लंबाई उतनी ही लेना है, अपान R का मान क्या करोगे? 1/2। क्या समझ पाए सब कुछ? ये म्यू नॉट उसकी वैल्यू हो गई, ये हो गया I1 I2 L, और ये हो गया इतना। इसको यहाँ पर ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे जाकर के, ऊपर जाकर के ये गुणा हो जाएगा, तो कितना आएगा? 2, 4 और 8, और ये जो है असल में ये लिखा कितना है? ये 0.5 ही लिखा है, तो 0.5 से इसको कैंसिल कर सकते हो, ये 0.5, ये भी 0.5, तो आ गया 8 इंटू 10⁻⁷। तो ये जो अब बल आया है F डैश, ये पहले वाले का कितना है? 8 गुना है, देख सकते हैं ये कितना है? 8 गुना। ये F जो था उसका कितना है? 8 गुना, अर्थात पहले के अपेक्षा 8 गुना हो जाएगा। यहाँ देखो 1 था, यहाँ पर कितना है? 8 है, तो पहले के अपेक्षा दूसरा बल कितना हो गया? 8 गुना, अर्थात F डैश जो है वो F का 8 गुना हो जाएगा, पहले वाले बल का 8 गुना। यही इसमें करना था। क्वेश्चन नंबर 53 इजी है। दो समांतर तारों में जिनकी पारस्परिक दूरी 0.06 मीटर है, ये R देखा है 0.06 मीटर। हाँ, अब इसमें दिया ये है कि समान धारा एक ही दिशा में बह रही है, धारा का मान समान है, तो क्या मान लेंगे? I मान लीजिए। अगर इसमें I करंट जा रहा है तो इसमें भी I जा रहा है, अर्थात I1 I2 दोनों का मान क्या है? I। माना समान धारा, समान वैद्युत धारा I1 बराबर I2 बराबर क्या है? I है, ये मान लिया। दोनों के मध्य प्रति मीटर लंबाई पर L इक्वल टू 1 मीटर, प्रति मीटर लंबाई पर जो बल लग रहा है F, वो है 3 इंटू 10⁻³ न्यूटन, 3 इंटू 10⁻³ न्यूटन। तो कहा है किसी एक तार की धारा का मान ज्ञात कीजिए, अर्थात आप I का मान निकाल लीजिए, वो एक तार की धारा हो जाएगी। तो फार्मूला लगाएंगे F इक्वल टू म्यू नॉट, डायरेक्ट वैल्यू लिख दिया, I1 I2 अपान R, और यहाँ क्या होता है? L। तो F दे रखा है 3 इंटू 10⁻³, ये है 2 इंटू 10⁻⁷। I1 I2 दोनों का मान I और I है, तो यहाँ I स्क्वायर हो जाएगा, I1 I2 दोनों I है, तो I स्क्वायर हो जाएगा, L का मान 1 हो गया, अपान में R कितना दे रखा है? 0.06। अब आपको I निकालना, इसका यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 6 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 18 होगा, और 2 अंक बाद दशमलव लगा है, यहाँ पर दशमलव लग जाएगा 10⁻³ यहाँ पर बचेगा 2 इंटू 10⁻⁷ और I स्क्वायर। अब ये यहाँ से पाएंगे, इसके अपान में आएगा 0.18 इंटू 10⁻³ अपान, यहाँ पर 3 था, नहीं 2 है, 2 अपान में आएगा इंटू 10⁻⁷, ये बचा आपका I स्क्वायर। अब इससे इसको जब डिवाइड करेंगे तो बचेगा 0.09 बचेगा। अब यहाँ पर दशमलव हटा दीजिए, यहाँ ले आइए, तो पावर यहाँ कितनी हो जाएगी? -5 हो जाएगी, दशमलव 2 अंक इधर हम खिसकाए हैं, और ये नीचे कितनी थी? -7, ये यहाँ आकर के प्लस हो जाएगी I स्क्वायर। तो यहाँ पर बच कितना रहा है? 9 × 10⁻² I स्क्वायर। तो I स्क्वायर हटाइए यहाँ से, और इस पर अंडर रूट लगा दीजिए, तो I इक्वल टू आ जाएगा 3 इंटू 10, इसका वर्गमूल 3 आ जाएगा, और 100 का 10 हो जाएगा। 30 से तो बहुत आ गया, 30 एम्पियर, 30 एम्पियर करंट आ रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, 54 नंबर है। दो लंबे क्षैतिज तार एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर ऊर्ध्वाधर तल में समांतर रखे हैं। दो तार ऐसे रखे हैं, इनके बीच की जो दूरी है वो है 2 सेंटीमीटर, 2 इंटू 10⁻⁻² मीटर। इनके बीच की डिस्टेंस दे रखा है, और दोनों में एक ही दिशा में समान धारा प्रवाहित हो रही है, एक ही दिशा में समान धारा प्रवाहित हो रही थी, माना I धारा प्रवाहित हो रही है, दोनों की डायरेक्शन क्या है? सेम है। दोनों में एक ही दिशा में समान धारा बह रही है। नीचे के तार का द्रव्यमान ये दिया है 50 मिलीग्राम प्रति सेंटीमीटर। देखिए, इसका जो द्रव्यमान है वह है 50 मिलीग्राम, हाँ दिया हुआ है 50 मिलीग्राम।
मिलीग्राम प्रति सेंटीमीटर। ये जो द्रव्यमान है ये प्रति सेंटीमीटर अर्थात 1 सेंटीमीटर का द्रव्यमान दिया हुआ है, इतने मिलीग्राम है। तारों में कितनी धारा है, तारों में कितनी धारा है, जबकि नीचे का तार भारहीन प्रतीक कर रहा है अपने को। देखो ये तार जो है ये मान लीजिए कहीं पर रुका हुआ है, ठीक, ये तार अपने को भारहीन प्रतीक कर रहा है, तो फिर दोनों में धारा कितनी कितनी होनी चाहिए। तो ये भारहीन अपने को प्रतीक कब करेगा, जब ये वाला तार इस पर अट्रैक्शन फोर्स ऊपर की ओर लगाए। ये जो तार है ये कहीं रुका हुआ है, ये तार इस पर ऊपर की ओर अट्रैक्शन फोर्स इतना लगाए जितना कि नीचे की ओर इस पर लग रहा है ये भार इसका आरोपित हो रहा है। तो हम यहाँ पर क्या सूत्र लगाएंगे, दोनों के बीच, दोनों तारों के बीच, या सबसे पहले ये लिख लें कि तार ए और बी तार भारहीन महसूस होगा, भारहीन प्रतीत होगा यदि क्या हो, यदि दोनों के बीच बल, दोनों तारों के बीच जो बल होगा वो बराबर हो जाए बी तार का भार। बी तार का भार, बी तार का जो भार है वो बल के बराबर हो, इसके बीच अट्रैक्शन फोर्स लगेगा क्योंकि दोनों धाराएं क्या हैं, एक ही दिशा में। तो बल हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई। I1 भी I है और I2 का मान भी I है, और यहाँ पर कर देंगे R, और यहाँ पर लंबाई जो है देखो यहाँ पर 1 सेंटीमीटर का है, तो हम यहाँ पर 1 सेंटीमीटर नहीं, क्या करेंगे, यहाँ पर सब कुछ एमके सिस्टम है, 1 मीटर लेंगे हम, ठीक, और इसको 1 मीटर का हम निकाल लेंगे कितना हो जाएगा। तो लंबाई हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं, 1 मीटर, और यहाँ पर हम रखेंगे भार, लेकिन हम भार कितना लेंगे, 1 मीटर का। 1 मीटर का भार निकाल लेंगे कितना है, क्योंकि यहाँ हम सेंटीमीटर में मान नहीं रख सकते, सब कुछ एमके सिस्टम में है। तो L का मान मैंने जब 1 मीटर रखा है तो इस तार की भी लंबाई हम कितनी लेंगे, 1 मीटर। यहाँ पर देख सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर तार का भार बराबर है, द्रव्यमान दिया है कि भार, ये भी देखना पड़ेगा, दोनों में अंतर होता है। द्रव्यमान का द्रव्यमान जो दिया हुआ है वो है 50 मिलीग्राम। तो 1 मीटर का निकालने के लिए क्या करें, 100 सेंटीमीटर ले लें, है ना। 100 सेंटीमीटर तार का भार कितना हो जाएगा, इतने मिलीग्राम हो जाएगा ना। समझ पाए क्या बात ये। देखिए 1 सेंटीमीटर तार का भार कितना था, 50 मिलीग्राम। तो 1 मीटर का निकालना है तो 100 सेंटीमीटर लोगे, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 सेंटीमीटर का इससे 100 से गुणा कर दोगे, उतना हो जाएगा 5000 मिलीग्राम। अर्थात इसी को क्या कह सकते हो, 1 मीटर तार का द्रव्यमान, 1 मीटर तार का द्रव्यमान वो इतने मिलीग्राम है। 5000 मिलीग्राम को आप 5 ग्राम भी तो लिख सकते हो, समझ रहे हैं, अभी क्योंकि इसको किलोग्राम में हमको ले जाना है, तो ये हो जाएगा 5 ग्राम, ठीक। तो द्रव्यमान आ गया 5 ग्राम, अगर इसको हम किलोग्राम में लिखें तो कितना होगा, 5 × 10⁻³ किलोग्राम। क्योंकि यहाँ सब कुछ एमके सिस्टम में, जी का मान अभी रखोगे वो भी तो एमके सिस्टम में रखोगे, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमको ये पहली बात 1 मीटर लेना था इधर, तो 1 मीटर तार का पहले द्रव्यमान निकाला, 5000 मिलीग्राम आया, इसका मतलब 5 ग्राम हो गया। 5 ग्राम को किसमें कन्वर्ट करेंगे, किलोग्राम में। बस यहाँ पर काम ज्यादा था। तो इसका मान कितना हो गया, 2 × 10⁻⁷। ये कितना हो जाएगा, I², यही तो I तो निकालना है, अपान R की वैल्यू कितनी है, 2 × 10⁻² मीटर में। L का मान 1 हो गया। M ये वाला लेंगे 5 × 10⁻³ और G का मान 9.8 होता है, 10 ले लीजिए पूरा पूरा, जिससे डिवाइड हो जाएगा, ठीक। I² निकालना, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। I² ये यहाँ पर कितना हो गया, 50 या 5 × 10⁻³ हुआ। अब ये यहाँ पर सॉल्व करोगे आप तो ये पावर ऊपर ले जाओगे, यहाँ 10⁻⁵ बचेगी, 2 को ऊपर लेगा -7 में से, तो I² ये यहाँ अपान में आ जाएगी 5 पावर यहाँ पर यहाँ 1 मिनट फिर से चेक कर ले रहे हैं, 2 × 10⁻⁷ I² हो गया। ये R का मान मैंने लिखा है 2 × 10⁻², और ये मैंने kg का मान लिखा है, ठीक। यहाँ पर हाँ इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा -2, इसको सॉल्व कर लिया, ठीक। अब यहाँ पर 5 × 10⁻² है, ये अपान में आ जाएगा 10⁻⁵।
आई स्क्वायर इक्वल टू, ये पावर ऊपर ले जाओगे तो कितना हो जाएगा, 3 पावर बचेगी, तो ये आ गया आई स्क्वायर इक्वल टू, इसको कर लीजिए 50 और इसको कर लीजिए 100, कर सकते हो ना। तो आई इक्वल टू जो निकालोगे वो आ जाएगा अंडर रूट 50 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 100, तो 100 में से तो 10 निकल आएगा और अंडर रूट 50, इसका अंडर रूट आपको निकालना है 50 का और 10 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दोगे, समझे। ये आप अपने आप करोगे, क्या रख दिया है 50 का मान निकाल लीजिए अंडर रूट का और मल्टीप्लाई कर लीजिए, आंसर आ जाएगा 70 एम्पियर आ रहा है, बहुत में आ जाएगा।